आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें एक बहुत ही बुनियादी मगर बेहद गहरे सवाल की तह तक ले जाते हैं। आखिर ये सब कुछ, ये हवा, ये पानी, हम खुद, ये बना किस चीज से है? हाँ, ये सवाल तो हजारों साल पुराना है। बिल्कुल। लेकिन जैसा इन स्रोतों में साफ दिखता है, 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक बहुत बड़ी पहेली थी। सही कहा। उन्हें सिर्फ ये नहीं जानना था कि सबसे छोटा कण परमाणु है, बल्कि ये कि उसके अंदर क्या है, वो काम कैसे करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानने की इच्छा मतलब एक अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि पदार्थ के बिल्कुल दिल को समझने की कोशिश थी। हमारे पास जो नोट्स और लेख हैं, वो इस खोज की कहानी को बड़े दिलचस्प तरीके से बयान करते हैं। हाँ, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं, जहां हर सुराग ने एक नई परत खोली और पुरानी सोच को चुनौती दी। आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए परमाणु की इस रोमांचक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल और देखते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने उस अनदेखी दुनिया का नक्शा बनाया जिसे हम परमाणु कहते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कहानी की शुरुआत में जॉन डाल्टन का विचार हावी था। डाल्टन। उनका मानना था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है, मतलब उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, वो एटमॉस वाली बात। हाँ, पर विज्ञान का एक जगह टिकता है। जल्दी इस विचार पर सवाल उठने लगे। हाँ, और पहला बड़ा झटका दिया जे थॉम्सन ने। ये साल 1897 के आसपास की बात है। अच्छा। जब उन्होंने कैथोड किरणों के साथ प्रयोग करते हुए एक नए कण की खोज की, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन? जी हाँ, ये परमाणु का ही हिस्सा था और इस पर ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज था। जरा सोचिए, पहली बार ये साबित हुआ कि जिसे अविभाज्य माना जा रहा था उसके अंदर भी कुछ मौजूद है। डाल्टन का किला एक तरह से दरकने लगा था। और कहानी यही नहीं रुकी। इन स्रोतों में ई गोल्डस्टीन के काम का भी जिक्र है। उन्होंने एक अलग तरह की किरणों, कैनाल किरणों की खोज की। ये क्या बला थी? हाँ, कैनाल रेज। देखिए, ये किरणें असल में धनावेशित विकिरण थी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस। अच्छा, पॉजिटिव। हाँ, थॉम्सन ने तो परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज ढूंढ लिया था। गोल्डस्टीन के प्रयोगों ने इशारा किया कि उसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ भी होना चाहिए। इन्हीं प्रयोगों ने असल में आगे चलकर प्रोटॉन की खोज की नींव रखी, परमाणु का वो कण जिस पर धनावेश होता है। कमाल है। तो अब हमारे पास दो किरदार आ गए थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। जी। लेकिन इनमें कुछ और भी खास था, जैसा कि एक लेख में बताया गया है, वजन का कुछ। बिल्कुल, सबसे चौंकाने वाली बात थी इनका वजन। प्रोटॉन उस नन्हे से इलेक्ट्रॉन के मुकाबले लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी था। 2000 गुना? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। काफी समय तक, मतलब न्यूट्रॉन की खोज से पहले, यही माना जाता रहा कि परमाणु बस इन्हीं दो खिलाड़ियों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैदान है। अच्छा। और इन दोनों की मौजूदगी ने डाल्टन के परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता वाले विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा था। तो अब ये पहेली और उलझ गई। अगर परमाणु में प्लस और माइनस चार्ज वाले कण हैं, तो वो उसमें रहते कैसे हैं? हाँ, यहीं पर थॉम्सन ने अपना मशहूर मॉडल पेश किया। हाँ। जिसे हमारे नोट्स में क्रिसमस पुडिंग या तरबूज मॉडल बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक तार्किक कोशिश थी। अच्छा, कैसे? थॉम्सन ने कल्पना की कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का ठोस गोला है, जैसे कोई तरबूज या पुडिंग, और इलेक्ट्रॉन उसमें नेगेटिव चार्ज वाले बीजों या मेवों की तरह बिखरे हुए हैं, धसे हुए हैं। क्या इस मॉडल से कुछ सवालों के जवाब मिले, या ये बस एक अंदाजा था? नहीं, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि ये समझा पाया कि परमाणु आमतौर पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं। ओह, अच्छा। मतलब उन पर कोई नेट चार्ज क्यों नहीं होता। थॉम्सन के मॉडल के हिसाब से जितना पॉजिटिव चार्ज गोले का था, उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों का था, तो कुल मिलाकर हिसाब बराबर। ठीक है, ये बात तो समझ आई। लेकिन ये मॉडल ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। आगे जो प्रयोग हुए, खासकर रदरफोर्ड का प्रयोग, ये मॉडल उनके नतीजों को समझा नहीं सका। और यही एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में बहुत प्रमुखता से। जी हाँ, रदरफोर्ड। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने परमाणु की हमारी समझ को जड़ से बदल दिया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये क्या था? रदरफोर्ड और उनके साथियों ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी प्रयोग किया। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली पन्नी ली। सोने की ही क्यों? सोना इसलिए चुना, जैसा कि एक स्रोत बताता है, क्योंकि उसे पीट कर अविश्वसनीय रूप से पतला बनाया जा सकता था। इतना पतला कि शायद कुछ 100 परमाणुओं की ही मोटाई रही हो।
अच्छा, बहुत ही पतली। और इस पतली सी पन्नी पर बौछार किस चीज की कराई गई? ये अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण असल में हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। मतलब उनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे उन पर +2 का चार्ज होता है। ओके। ये काफी भारी और तेज गति वाले कण थे। जब इन अल्फा कणों की तेज धार सोने की पन्नी पर छोड़ी गई तो जो नतीजे मिले वो रदरफोर्ड के लिए भी हैरान करने वाले थे। सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पे हुई? क्या उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ? देखिए, थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से तो परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक ठोस गोला था, है ना? हाँ। तो उम्मीद थी कि ज्यादातर अल्फा कण जो खुद पॉजिटिव हैं, वो उस पॉजिटिव गोले से हल्की से प्रतिकर्षित होकर थोड़े बहुत मुड़ते हुए पन्नी के आर पार निकल जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। ज्यादातर कण तो वाकई सीधे निकल गए बिना रास्ता बदले। अच्छा। कुछ कण छोटे कोणों पर मुड़े। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, और ये आंकड़ा स्रोतों में बार बार आता है, कि लगभग हर 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर मुड़ा। क्या? और कुछ तो 180 डिग्री पर, यानी सीधे टकराकर वापस आ गए। टकराकर वापस सोने की पतली पन्नी से? ये तो अविश्वसनीय लगता है। रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक पतले कागज पर 15 इंच का तोप का गोला मारें और वो लौटकर आपको ही चोट पहुंचा दे। गजब। हाँ, तो ज्यादातर कणों का सीधे निकल जाना ये बता रहा था कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली है। खाली? हाँ, एकदम खाली। थॉमसन का वो ठोस गोले वाला आइडिया गलत था। तो फिर जो कण वापस आए उनका क्या मतलब निकाला गया? वो क्यों वापस आए? उन वापस आने वाले कणों ने ही असली राज खोला। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणुओं का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा द्रव्यमान, मतलब वजन, उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटा हुआ है। केंद्र में? हाँ, बिल्कुल बीच में। इस घने पॉजिटिव केंद्र को उन्होंने नाभिक, न्यूक्लियस नाम दिया। नाभिक, न्यूक्लियस। बिल्कुल। ये नाभिक इतना छोटा था, परमाणु के आकार की तुलना में लगभग 1 लाख गुना छोटा। 1 लाख गुना? हाँ, कि ज्यादातर अल्फा कण उसके पास से गुजरते हुए उस खाली जगह से निकल गए। लेकिन जो कण सीधे नाभिक की तरफ गए, वो नाभिक के जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज से प्रतिकर्षित होकर वापस मुड़ गए। तो परमाणु का एक नया मॉडल सामने आया, एक छोटा, भारी, पॉजिटिव नाभिक केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन वो कहाँ थे फिर? रदरफोर्ड ने सुझाया कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ उस खाली जगह में वैसे ही चक्कर लगा रहे जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अच्छा, सोलर सिस्टम जैसा? हाँ, एक तरह से वैसा ही। इसे नाभिकीय मॉडल कहा गया। ये थॉमसन के मॉडल से कई बेहतर था, क्योंकि ये अल्फा कण प्रयोग के नतीजों को समझा पा रहा था। लेकिन इस मॉडल में भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक और समस्या? विज्ञान की राह वाकई आसान नहीं है। क्या दिक्कत थी इस बार? दिक्कत थी स्थायित्व की, स्टेबिलिटी की। मतलब देखिए, उस समय के स्थापित भौतिकी के नियम, खासकर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये कहता था कि अगर कोई चार्ज वाला कण जैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, या टेक्निकल भाषा में कहें तो त्वरित होगा, तो वो लगातार ऊर्जा छोड़ेगा विकिरण के रूप में। अच्छा। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी ऊर्जा खो देता और तेजी से एक सर्पिलाकार पथ पर चलता हुआ नाभिक में गिर जाता। नाभिक में गिर जाता है? हाँ, इस हिसाब से तो परमाणु कुछ ही पलों में नष्ट हो जाना चाहिए। पर हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं, पदार्थ स्थायी होता है। बिल्कुल। नष्ट क्यों नहीं होते? तो रदरफोर्ड के शानदार प्रयोग के बाद भी पहेली पूरी तरह हल नहीं हुई थी। अब इस गुत्थी को सुलझाने कौन आया? यहाँ तस्वीर में आते हैं नील्स बोर, एक और महान वैज्ञानिक जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में प्रमुखता से है। नील्स बोर? जी। 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल की इसी कमी को दूर करने के लिए बोर ने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया। क्या था वो विचार? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते जैसा रदरफोर्ड ने सोचा था, बल्कि वो केवल कुछ खास निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। खास कक्षाएं? हाँ, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इन कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स या कोश कहा। अच्छा, तो ये कक्षाएं कुछ खास थीं? हाँ। मतलब उनमें घूमने का क्या मतलब था? क्या फायदा था? बोर का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इन निश्चित कक्षाओं में घूमता रहता है, तब तक वो कोई ऊर्जा विकिरित नहीं करता,
रेडिएट नहीं करता। ओह, यानी मैक्सवेल का नियम इन विशेष कक्षाओं पर लागू नहीं होता। ये एक तरह से पुराने नियमों को चुनौती थी, लेकिन इससे परमाणु के स्थायित्व की गुत्थी सुलझ गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अब नाभिक में नहीं गिरेगा जब तक वो अपनी तय कक्षा में है। वाह। तो बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को बचाया और परमाणु के स्थायित्व को समझाया। लेकिन क्या परमाणु की कहानी पूरी हो गई थी? इन स्रोतों में एक और कण का जिक्र बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और पहेली बाकी थी, परमाणु का वजन। वजन? हाँ, वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, उनका कुल वजन परमाणु के असल वजन से काफी कम होता था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी बहुत हल्के थे, उनका वजन तो ना के बराबर था। तो बाकी का वजन कहाँ से आ रहा था? ये रहस्य बना रहा करीब 20 साल तक। 20 साल? हाँ, फिर 1932 में जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने एक और मूलभूत कण की खोज की जो नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन के साथ रहता था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, आखिरकार। और इसकी क्या खासियत थी? न्यूट्रॉन की दो खास बातें थीं। एक, इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं था, मतलब कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल, ओके। और दूसरी, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। अच्छा, प्रोटॉन जितना भारी। जी हाँ, अब जाकर परमाणु के वजन का पूरा हिसाब मिला। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान का जोड़ होता है। इन दोनों कणों को, जो नाभिक में रहते हैं, मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, जैसा कि एक तकनीकी नोट में लिखा है। न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो आखिरकार हमारे पास परमाणु की एक पूरी तस्वीर थी। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला नाभिक और चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं या कोशों में, जिन्हें बोर ने KLMN नाम दिए थे, कैसे व्यवस्थित होते हैं? क्या इनकी कोई व्यवस्था है, कोई नियम? हाँ बिल्कुल, बोर और बरी नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसके नियम दिए। पहला नियम ये कि किसी भी कोश शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2n² फॉर्मूले से तय होता है। 2n²? हाँ, जहां n उस कोश की संख्या है। नाभिक के पास वाला पहला कोश n = 1 यानी K कोश, उसमें अधिकतम 2 1² = 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा। अगला कोश L कोश, n = 2, उसमें अधिकतम 2 2² = 8 इलेक्ट्रॉन। M कोश n = 3 में अधिकतम 2 3² = 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह आगे। ठीक है, ये तो कुल क्षमता हो गई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो क्या कोई और नियम भी है, खासकर सबसे बाहरी कोश के लिए? हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण नियम ये है कि सबसे बाहरी कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे उसकी कुल क्षमता 18 या 32 ही क्यों ना हो। सिर्फ 8? हाँ। बाहरी में अधिकतम 8। इसे अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहते हैं। और तीसरा नियम है कि इलेक्ट्रॉन पहले अंदर वाले कोशों को भरते हैं, फिर बाहर वालों में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। परमाणु स्थिरता चाहते हैं और अक्सर वो अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या पहले कोश में 2 पूरे करके स्थिरता पाते हैं। सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का क्या कोई खास महत्व है? इन स्रोतों में संयोजकता का जिक्र है, वैलेंसी। बिल्कुल, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ओके। यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने में, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन में यही हिस्सा लेते हैं? हाँ, किसी तत्व की संयोजकता, वैलेंसी या संयोजन क्षमता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है या साझा कर सकता है। जिन परमाणुओं का बाहरी कोश पहले से ही भरा होता है, जैसे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन या नियॉन 8 इलेक्ट्रॉन, वो बहुत स्थिर होते हैं और आसानी से अभिक्रिया नहीं करते। उन्हें निष्क्रिय गैसें कहते हैं। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए सोडियम Na, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। जरूर। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होगा, पहले K कोश में 2, ठीक है। दूसरे L कोश में 8। 2 और 8 10 हो गए। हाँ, और अब बचा एक इलेक्ट्रॉन जो तीसरे M कोश में जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 1। अच्छा, 2 8 1।
तो M कोश सोडियम का सबसे बाहरी कोश हुआ और उसमें सिर्फ एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ एक? हाँ, अब सोडियम के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है बजाय 7 लेने के। सही बात है। तो जब वो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका पिछला L कोश जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश बन जाता है और अष्टक पूरा हो जाता है। इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। अच्छा। इसी तरह मैग्नीशियम Mg परमाणु क्रमांक 12 का विन्यास 282 होता है। उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 है। वो 2 दे देता है। हाँ, दूसरी तरफ फ्लोरीन F परमाणु क्रमांक 9 का विन्यास 2-7 है। 2-7। उसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसे अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो ले लेगा। हाँ, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय 7 देने के। इसलिए उसकी संयोजकता 1 होती है, 8-7। बढ़िया, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। आपने प्रोटॉन की बात की थी और परमाणु क्रमांक की। क्या यही किसी तत्व की पहचान है? एकदम सही। किसी तत्व की असली पहचान उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से होती है, जिसे Z से दर्शाते हैं। ये उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। अच्छा। जैसे हर उस परमाणु में जिसमें 6 प्रोटॉन है, वो कार्बन ही होगा, चाहे उसमें न्यूट्रॉन कितने भी हो। अगर प्रोटॉन 7 है तो वो नाइट्रोजन होगा, 8 है तो ऑक्सीजन। ये फिक्स है। समझ गया। दूसरी तरफ द्रव्यमान संख्या, जिसे A से दर्शाते हैं, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या का जोड़ होती है। A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या एक ही तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है? प्रोटॉन तो सेम रहेंगे। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और यहीं पर समस्थानिकों का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, मैंने स्रोतों में समस्थानिक शब्द देखा है। हाँ, तो समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक Z तो समान होता है, यानी प्रोटॉन बराबर, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या A अलग-अलग होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन अलग। कोई जाना पहचाना उदाहरण है इसका? सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 मुख्य समस्थानिक हैं। 3? हाँ, पहला है प्रोटियम 1H, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं, A = 1। ये सामान्य हाइड्रोजन है जो 99.98% पाया जाता है। ओके। दूसरा है ड्यूटेरियम 2H, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, A = 2। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। भारी हाइड्रोजन? हाँ, और ये भारी पानी D2O बनाने में काम आता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। अच्छा। तीसरा है ट्रिटियम 3H, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, A = 3। ये रेडियोधर्मी होता है। और रेडियो एक्टिव। हाँ, जी। तो ये देखिए, तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन है। जी। पर न्यूट्रॉन अलग होने से द्रव्यमान संख्या अलग-अलग 1, 2 और 3 है। क्या इन समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी अलग होते हैं? नहीं, रासायनिक गुण लगभग एक जैसे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक गुण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या और व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। जी। और इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक से तय होते हैं, जी। जो कि समस्थानिकों में समान होती है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, थोड़े बहुत भौतिक गुण जैसे घनत्व या उबलने का तापमान, वो वजन में अंतर के कारण थोड़े अलग हो सकते हैं। इन समस्थानिकों का क्या कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? एक स्रोत में परमाणु ऊर्जा का जिक्र था। हाँ, बहुत सारे उपयोग हैं। जैसा आपने कहा, यूरेनियम का एक समस्थानिक U-235 परमाणु रिएक्टरों में ईंधन का काम करता है। कोबाल्ट का एक समस्थानिक कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। आयोडीन का एक समस्थानिक थायराइड ग्रंथि की जांच और इलाज में काम आता है। अच्छा। कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 14, वो पुरानी चीजों की उम्र पता लगाने में, मतलब कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। हाँ, कार्बन डेटिंग सुना है। तो समस्थानिक हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। समस्थानिकों के अलावा एक और मिलता जुलता शब्द है समभारिक, आइसोबार्स। हाँ, ये क्या होते हैं? क्या ये समस्थानिक जैसे ही हैं? नहीं, समभारिक थोड़े अलग चीज है। ये अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं। अलग तत्व? हाँ, अलग अलग तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या A तो समान होती है,
लेकिन उनके परमाणु क्रमांक Z भिन्न होते हैं। अच्छा, मतलब प्रोटॉन अलग अलग तत्वों के, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कुल संख्या बराबर, वजन बराबर। बिल्कुल सही। भार समान, इसलिए संभारिक। उदाहरण के लिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। ठीक है, अलग अलग तत्व हैं। हाँ, लेकिन प्रकृति में आर्गन का एक समस्थानिक पाया जाता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 40, 18 Ar 40 है, और कैल्शियम का भी एक सामान्य समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 40, 20 कैल्शियम 40। दोनों का 40। हाँ, तो Ar 40 और Ca 40 एक दूसरे के संभारिक हैं, क्योंकि दोनों का वजन द्रव्यमान संख्या 40 है, भले ही उनमें प्रोटॉनों की संख्या 18 और 20 अलग-अलग है और वो अलग-अलग तत्व हैं। वाह, तो डाल्टन के एक अकेले अविभाज्य कण से शुरू हुई कहानी कहां से कहां पहुंच गई, है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर नाभिक की खोज और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के घूमने के वो खास नियम। इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखने पर ये पूरी तस्वीर उभरती है। और ये समझना कि पदार्थ इतने बुनियादी स्तर पर कैसे काम करता है, इसने न सिर्फ हमारी समझ को बढ़ाया है, बल्कि आप देखिए रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान से लेकर हमारी टेक्नोलॉजी तक हर चीज को प्रभावित किया है। हाँ, बिल्कुल। हर नई खोज, जैसा हमने देखा, पिछली समझ पर सवाल उठाती है और हमें एक ज्यादा सटीक तस्वीर की ओर ले जाती है। ये कहानी लगातार विकसित हो रही है, रुकी नहीं है। ये सफर वाकई दिमाग खोलने वाला रहा है। इन स्रोतों से गुजरना एक शानदार अनुभव था। अब जाते जाते एक सवाल उन सब के लिए छोड़ जाते हैं जो हमें सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे परमाणु का मॉडल डाल्टन से थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और फिर क्वांटम मैकेनिक्स तक विकसित हुए। हर कदम पर हमारी समझ बदली, ज्यादा गहरी हुई। इन स्रोतों ने हमें उस ऐतिहासिक यात्रा की झलक दी। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या परमाणुओं के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, या अभी भी उसके भीतर ऐसे रहस्य छुपे हैं जो भविष्य में किसी नई, शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाली खोज का इंतजार कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।